गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। शाम के 8 बज चुके हैं और हम फिर से एक नए सेट के साथ हाजिर हो चुके हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज जो करने जा रहे हैं हम सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। और ध्यान रहे, पहले ये इसका PDF आप डाउनलोड करके टेलीग्राम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे टेस्ट लगा दीजिए। उसके बाद आप डिस्कशन का आनंद लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए पहुँचते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा इसे जूम कर लिया जाए। आइए, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो सामान्य विज्ञान का सेशन अभी चल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है। तो आपको पता होगा कि पीत का उत्पादन कहाँ से होता है, तो यकृत में होता है। लेकिन ये जमा कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखेंगे ये जमा कहाँ पे होता है, तो जमा जो होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है, तो ध्यान रखेंगे ये पित्ताशय में जमा होता है। और ये यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ध्यान रखेंगे, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पित्त रस के ऊपर, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पित्त रस जो होता है वो ध्यान रखेंगे वो हमेशा क्षारीय होता है। यह भोजन के अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पित्त रस का कार्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे पित्त रस का कार्य ये होता है कि भोजन के अम्लीय को से क्षारीय बना देता है। और यहीं से और क्वेश्चन आता है कि आंतरिक रस जो होता है उसका प्रकृति कैसा होता है। जो आंतरिक रस होता है उसका जो प्रकृति होता है वो भी कैसा होता है, तो याद रखेंगे वो भी आपका क्षारीय होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा यकृत के ऊपर में क्वेश्चन और मिस कर रहे थे हम कि ये यकृत में किसका निर्माण होता है, तो याद रखेंगे यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है। क्वेश्चन देता है कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, तो यूरिया का निर्माण शरीर के यकृत वाले भाग में होता है। ठीक है बात। चलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखेंगे यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अग्नाशय के ऊपर फोकस कर लें तो ध्यान रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो यहाँ से अमाशय के 3 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। जो हमारा अग्नाशय है, ये ध्यान रखेंगे, जो हमारा अग्नाशय है वो 3 प्रकार का एंजाइम निकालता है। पहला जो निकालता है वो ट्रिप्सिन निकालता है। पहला कौन निकालता है, ट्रिप्सिन। दूसरा जो है वो एमाइलेज निकालता है। और तीसरा जो होता है वो लाइपेज होता है। तो याद रखेंगे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम कौन निकालता है, आपका अग्नाशय निकालता है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया होगा, क्या दिया है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप से संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा है, जो डाटा है उसको बाइनरी रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे बाइनरी रूप में। हम एंट्री करते हैं नॉर्मल की में, लेकिन कंप्यूटर समझता है बाइनरी की में। ठीक है, देखो कंप्यूटर में जनरली तौर पे जो बाइनरी अंक होता है वो क्या बोला जाता है, 0 और 1 को कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज के बाइनरी अंक के बारे में बोलता है। यानी कोई बोले आपसे कि बाइनरी अंक कौन कौन है, तो 0 और 1 आपका ये जो हो जाएगा वो बाइनरी अंक होगा। 0 को कैसे समझता है, तो 0 का जो अर्थ होता है वो ऑफ होता है। ये बातें याद रखेंगे। 0 का जो अर्थ होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में ऑफ होता है। और जो 1 होता है उसका जो अर्थ होता है, उसका मीनिंग जो होता है वो ऑन होता है। तो 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, दोनों में ओ है, दोनों को कंबाइन कर देंगे। यहाँ से 0 और यहाँ से ओ देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि फूल के गर्भ केसर किस में होते हैं। फूल में गर्भ केसर किस में होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे फूल में गर्भ केसर जो हैं वो मादा प्रजनन अंग के हिस्से हैं। किसके अंग के हिस्से हैं, तो मादा प्रजनन अंग का जो हिस्सा होता है वो फूल में गर्भ केसर जो होता है वो मादा प्रजनन अंग का हिस्सा होता है। ठीक है बात। चलो यहाँ से देख लेते थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में, कि जो पौधों में लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है, ये बातें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है कैसे हम जानते हैं, तो जनन क्रिया की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं, उसी को हम कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। उसी को हम कहते हैं लैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है। नर और मादा आपका दोनों भाग लेता है, उसी को कहा जाता है लैंगिक जनन कहा जाता है। लेकिन अब बात कर लेते थोड़ा सा कि अलैंगिक जनन, जो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन हमेशा देता है, क्या देता है क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन किस में होता है, तो याद रखेंगे पहला जो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया हो जाए। बैक्टीरिया में आपका क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। बैक्टीरिया के बाद क्या हो जाएगा, आपको कवक हो जाएगा। कवक में कैसा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन। बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, साथ ही साथ याद रखेंगे प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ याद रखेंगे, प्रोटोजोआ के अलावा आप लोग याद रख सकते हैं शैवाल, और तथा पौधे भी हैं जिसमें खास तौर पे अलैंगिक जनन होता है। तो बोल देगा क्वेश्चन इस सारे पार्ट में, यानी बैक्टीरिया में, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में, ये सभी में कैसा जनन होता है, तो ध्यान रखेंगे अलैंगिक जनन होता है। आपने अभी लैंगिक जनन समझा जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अलैंगिक जनन में कौन भाग लेता है, ठीक है। चलो हम भी बता देते हैं, लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीव भाग लेता है। लैंगिक जनन में जो होता है वो हमेशा एक कोशिकीय भाग लेता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन देगा कि इष्ट में जो अलैंगिक जनन होता है, जो इष्ट होता है, इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो याद रखेंगे मुकुलन द्वारा होता है। विधि नहीं होगा, ये प्रक्रिया है। ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो मुकुलन प्रक्रिया द्वारा, जिसे बडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे जो कहा जाता है वो बडिंग कहा जाता है। ये बातें आप जरूर याद रखेंगे कि इष्ट में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। लेकिन जबकि अगर क्वेश्चन देगा कि हाइड्रा में कैसा होता है, तो ध्यान रखेंगे ईस्ट और हाइड्रा में भी जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा यानी बडिंग द्वारा ही होता है। तो ईस्ट से ज़्यादा हाइड्रा वाला क्वेश्चन को आप स्टार कर लेना कि हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, तो याद रखेंगे मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है बात। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पुमंग और जायांग के बारे में। पुमंग और जायांग क्या है, तो दोनों जो है वो पुष्प के जनन अंग हैं। पुमंग और जायांग जो होता है वो पुष्प का जो होता है वो जनन अंग होता है। लेकिन जो बात कर ले थोड़ा सा हम जायांग, तो जायांग के ऊपर बात कर ले थोड़ा सा, तो जायांग पौधा का मादा जननांग होता है। पुमंग जो होता है वो नर होता है और जो जायांग होता है आपका मादा होता है। और आपने देखा कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक हमेशा भाग लेते हैं। समझ में आ गया होगा बात। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मादा प्रजनन अंग फूल के गर्भ केसर में होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर फोकस करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जरा सा आंसर कीजिए सभी लोग कि जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे जावा का जो आविष्कार है वो जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया था। बात करें कि कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1995 में जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि C++ का आविष्कार कब हुआ, तो C++ का आविष्कार जो होता है वो 1972 में होता है। कब होता है, 1972 में होता है। ये बातें आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सर कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण से होता है। हेपेटाइटिस एक प्रकार का रोग है जो मानव में होता है। वो किस प्रकार से होता है, विषाणु से होता है या फिर जीवाणु से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या मच्छर के काटने से होता है। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो विषाणु से होता है। किससे है रोग, तो ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग कौन सा है। तो हेपेटाइटिस में जो प्रभावित अंग होता है वो कौन होता है, तो याद रखेंगे यकृत हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से कौन प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। थोड़ा सा हम बात कर लें कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, ये बातें थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो बैक्टीरिया जो होता है, पहला जो होता है वो टाइफाइड होता है। पहला कौन होता है, तो याद रखेंगे टाइफाइड होता है। उसके बाद आपको बुखार हो जाएगा, बुखार के बाद आपको हैजा हो जाएगा, हैजा के बाद आपको टेटनस हो जाएगा, हैजा के बाद आपको टेटनस हो जाएगा। टेटनस को याद रखेंगे, टेटनस को लॉकजा भी कहा जाता है। टेटनस को कहा जाता है, लॉकजा भी कहा जाता है टेटनस को। ये बातें जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग भी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। या फिर पशु में जो होता है वो एंथ्रेक्स बीमारी जो होता है, पशु में एंथ्रेक्स बीमारी ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। और साथ ही साथ डिप्थीरिया जिससे प्रभावित अंग जो गला होता है, ये डिप्थीरिया भी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से ही होता है। तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो पहला आपका टाइफाइड हो जाएगा, फिर बुखार हो जाएगा, फिर आपका हैजा हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा जिसे लॉकजा भी कहा जाता है, और क्षय रोग हो जाएगा। पशुओं में कौन सा रोग होता है, तो एंथ्रेक्स पशु की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है। और साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे डिप्थीरिया जिससे श्वास नली और गला प्रभावित होता है, ये भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है।
अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन सा है। तो विषाणु से जो होने वाले यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे पहला जो हो जाएगा आपको खांसी जुकाम हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा आपका खांसी हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, तो जुकाम आपको हो जाएगा, जुकाम के बाद याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ये सभी रोग किससे होते हैं, तो विषाणु से होते हैं। और साथ ही एक बात और रखेंगे, चिकन पॉक्स भी याद रखेंगे, चिकन पॉक्स भी किससे होता है, विषाणु से। और हेपेटाइटिस ए भी किससे होता है, तो याद रखेंगे ये भी एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से रोग होता है, वायरस से होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक और यहाँ पे घटना को बात कर लेते हैं कि फंजाई से कौन कौन सा रोग होता है, फंजाई से कौन कौन सा रोग होता है, ये बातें जरूर याद रखेंगे। फंजाई से जो रोग होता है वो पहला जो रोग होता है सबसे खतरनाक रिंगवार्म होता है, रिंगवार्म होता है। उसके बाद क्या होता है, एथलीट फुट होता है, याद रखेंगे एथलीट फुट, इसी को कहा जाता है हाथी पाँव कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हाथी पाँव कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, एथलीट फुट, ये सभी किससे होने वाले रोग हैं। हम वही क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो हमेशा पूछता है। तो फंजाई से होने वाला जो रोग होता है वो रिंगवर्म और एथलीट फुट को आप हाथी पाँव भी कहते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होता है सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो मलेरिया देखा जाता है, याद रखेंगे। मलेरिया के अलावे जो होता है वो काला जार होता है, काला जार के अलावे जो होता है आपको निंद्रालु रोग होता है, क्या होता है, निंद्रालु रोग होता है। ये सभी किससे होते हैं, तो याद रखेंगे ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। कौन कौन होते हैं, मलेरिया होता है, काला जार होता है और निंद्रालु रोग होता है। ये किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से ये सभी रोग होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे ये हमेशा कि तारापुर में ये इसे स्थापित किया गया था। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर में स्टार्ट किया गया था। बात कर लें कि भारत में होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 मई 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ है। ये हर बार हम बताते आए हुए हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 मई 1948 को होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई है। ये बातें जरूर याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन देगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में हुआ, 10 अगस्त को हुआ। और याद रखेंगे किसके द्वारा हुआ, तो होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा किया गया। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग का जन्मदाता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये परमाणु ऊर्जा आयोग हो गया, लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा विभाग बोल देगा दोनों क्वेश्चन अलग हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में हुआ, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ, तो वर्ष 1954 में हुआ। कब हुआ, वर्ष 1954 में। तो पहले आयोग का गठन हुआ, फिर आपके पास विभाग बना 1954 में। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, 1948 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ, तो 1954 में हुआ। आइए कुछ परमाणु विद्युत गिरी हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन देगा कि तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पे है, तो तारापुर जो है आपको महाराष्ट्र में है। अगर क्वेश्चन देगा कि रावतभाटा कैगा कहाँ पे है, आपका कैगा जो है आपको कर्नाटक में है, कैगा जो है आपको कर्नाटक में है। अगर क्वेश्चन देगा कि रावतभाटा कहाँ पे है, तो रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर लेंगे हम कि नरोरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पे है, तो नरोरा विद्युत परमाणु गृह जो है आपको याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें काकरापारा का, तो काकरापारा कहाँ पे है, तो काकरापारा जो है आपको सूरत में पड़ता है, ऐसा हमने कल भी आपको बताया था। ठीक है, देखो अगर बात कर ले कैगा परमाणु विद्युत गृह, तो कैगा कहाँ पड़ता है, तो कैगा जो पड़ता है आपको कर्नाटक में पड़ता है। ये बातें जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ पे है, कर्नाटक में, हमने यहाँ पे बता दिया। रावतभाटा कहाँ पे है, राजस्थान में। नरोरा विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। और उसके बाद काकरापारा कहाँ पे है, तो सूरत में है। और कैगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, हमने बता ही दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। रेगुलर बने रहिए, सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है,
उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भरपूर आनंद आप लोग जरूर उठाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, तो ये बात याद रखेंगे, तन्यता यहाँ पर राइट आंसर होगा। आघातवर्धनीय नहीं होगा, थोड़ी देर बाद हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, तन्यता होगा। जब पतली तार के रूप में ढाला जाता है तो याद रखेंगे तन्यता, तार को त से तार, त से तन्यता आप कोड करके याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आघातवर्धनीयता के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग आघातवर्धनीयता आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। तो धातु को पतले चादर के रूप में जब ढाला जाता है तो उसमें आपको आघातवर्धनीयता लगता है। ये पतली तार है, यहाँ पे पतली चादर यहाँ पे रहता तो आपको आघातवर्धनीयता होता। पतली चादर रहता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑटोमेटिक सही हो जाता आघातवर्धनीयता। लेकिन यहाँ पे क्या है, पतली तार है तो तार में तो तन्यता होगी ना, बात समझिएगा। यहाँ पे क्या है, पतली तार है तो यहाँ पे तन्यता होगी, लेकिन यही चादर रहता तो क्या हो जाता, आघातवर्धनीयता होता, ठीक है। जैसे मान लो ये आपको सोना का फ्राइल हो गया, ठीक है, इस पे आप हथौड़ा से वार करोगे, इस पर आप हथौड़ा से वार करोगे, ये आपका हथौड़ा हो गया, ठीक। तो आप वार करोगे तो ये तो ये और आघात इस पर कर रहे हो, वार कर रहे हो, तो ये और तो चौड़ी होती जाएगी ना। ये पतली तार के रूप, ऐसी पतली तार कभी बन सकती है नहीं। लेकिन इसी सोने के तार को जब इधर से भी खींचिएगा, इधर से भी खींचिएगा, तो ये और ये आपस में सटने लगेंगे, ये सभी भाग आपस में क्या होनेंगे, तन्यता के वजह से चिपकने लगेंगे और खींचते खींचते लंबी तार बनाई जा सकती है। तन्यता इसका ज़्यादा होता है तो तार तो लंबी बनेगी ही बनेगी। तो समझ सकते हो आघातवर्धनीयता कब होता, तो जब चादर होता बनाने का तो आघातवर्धनीय होता। बाकी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आंसर होगा आपका तन्यता होगा। समझ रहे हो बात। अब हम आते हैं इसके मुख्य क्वेश्चन के ऊपर में। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या होती है। तो आघातवर्धनीयता आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग आंसर करेंगे तन्यता। बार बार हम फोकस कर रहे हैं, गलत ना हो, याद रहे 1 नंबर एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साबित, इसलिए गलत ना करें, ठीक। और ध्यान रखेंगे जो सोना होता है, हमने सोना का उपयोग क्यों लिया क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्योंकि सोना का जो आघातवर्धनीयता होता है या फिर तन्यता होता है वो सभी धातु में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सोना का आघातवर्धनीयता और तन्यता होता है। और सोना जो होता है सबसे अक्रियाशील धातु होती है। सबसे अक्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो सबसे अक्रियाशील जो धातु होती है वो आपकी सोना होती है, ठीक है। अब बात कर ले तो थोड़ा सा चांदी के ऊपर में। चांदी की बात करें तो चांदी ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक है। चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का ये चालक है। क्यों, क्योंकि ये धातु है और धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आराम से ये चालकता बन जाएगा, क्योंकि करंट तो इसमें पास हो जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन अगर बात करें कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा, के फॉर पोटेशियम होता है। पोटेशियम का संकेत के होता है, चूंकि पोटेशियम जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो जो चीज़ के लैटिन भाषा से लिए गए हैं नाम, उस सब का संकेत कुछ और रहेगा, उसका नाम कुछ और रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर फोकस करते हैं कि इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था। इनसेट 1B एक प्रकार का क्या है, तो भारतीय संचार उपग्रह था। इनसेट 1B क्या था, तो एक प्रकार का भारतीय संचार उपग्रह था, जिसे वर्ष 1983 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, वर्ष 1983 में ये शुरू किया गया था। ये बातें जरूर याद रखेंगे। बात कर लेते थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में कि आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखेंगे 1975 में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन बात कर ले थोड़ा सा कि भारत का जो मंगलयान था वो कब प्रक्षेपित किया गया था, तो भारत का जो मंगलयान था वो वर्ष 2013 में छोड़ा गया था। और किस यान से छोड़ा गया था, ये 2013 है, किस यान से छोड़ा गया था, तो याद रखेंगे PSLV C25 से। PSLV C25 से मंगलयान को छोड़ा गया था, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया था, तो चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो वर्ष 2008 में किया गया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्म से संबंधित है।
तो स्थिर पदार्थ के गुण धर्म से जो संबंधित भौतिकी विज्ञान की जो शाखा है वो हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाती है। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोस्टैटिक्स में, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्म से संबंधित ज्ञान लिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर फोकस करते हैं। आज के सेट में जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 33 क्वेश्चन होंगे। 33 क्वेश्चन को भरपूर हम डिस्कस करेंगे। यानी 33 क्वेश्चन से तकरीबन 120 प्लस क्वेश्चन कराने की हम कोशिश करेंगे। जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उनका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मानव शरीर का पीएच रेंज यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन रेंज जो होता है, वो रेंज परिसर जो होता है वो कितना होता है? तो आपको पता होगा कि मानव शरीर का जो रेंज परिसर होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। आइए कुछ पदार्थ का हम पीएच मान जान लेते हैं। जैसे नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो लगभग 2.2 से 2.4 होता है। बात करें सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो 2.4 से 3.4 होता है। बात कर ले शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान जो होता है वो 2.8 होता है। टमाटर जूस का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखेंगे 4 होता है। लगभग 4.4 भी आप कह देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करें कि मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखेंगे 6.0 होता है। ये बातें जरूर याद रखेंगे। और मानव लार का जो स्लाइवा होता है, लार, उसका पीएच मान क्या होता है? तो याद रखेंगे 6.5 होता है। लेकिन मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। देखिए ये बिटवीन में भी चलता है, इसलिए आप गलत ना कहें, हो सके किसी को बिटवीन में ये याद हो। ठीक ना, बाकी अप्रॉक्स डाटा यही चलता है। जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर यहाँ पे 7 का ऑप्शन है तो यहाँ पे कोई 7 का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर 8 और 9 का ऑप्शन है तो बाकी कोई विकल्प में 8 और 9 नियरेस्ट नहीं दिया गया है। 2 का है तो आप कहीं भी देख सकते हैं कि 2 नहीं दिया गया है। 5 है तो कहीं पे 5। तो इसी तरह से डाटा मिलते हैं, इसीलिए अप्रॉक्स डाटा इसको याद रखा जाता है, जो कि वास्तव में होता भी है। ठीक है, एक्यूरेट डाटा नहीं होती है। चलिए अगला जो कोर्स हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो सामान्य अध्ययन से शुरू होने वाला है। अभी तक हम लोग साइंस के 10 प्रश्न को देख लिए। आइए इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बात कर लेते थोड़ा सा कि सरदार सरोवर परियोजना से यानी बांध से कौन कौन से राज्य को ज़्यादा लाभ होता है? तो याद रखेंगे जो पहला राज्य को लाभ होता है वो याद रखेंगे गुजरात हो गया। गुजरात के बाद आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश हो गया। फिर आपको एमएच यानी महाराष्ट्र हो गया। फिर आपको राजस्थान हो गया। ये सभी राज्य को सबसे ज़्यादा लाभ किससे होता है? तो सरदार सरोवर परियोजना पर जो नर्मदा नदी पर बांध बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना के नाम से, उसी से होता है। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा सा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अगर बात करें नर्मदा नदी के ऊपर में और, तो नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। लेकिन अगर बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे चिनाब नदी को, कि यहाँ पे चिनाब से भी क्वेश्चन देता है कि चिनाब नदी के ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा, चिनाब नदी के ऊपर कि कौन सा यहाँ पे परियोजना है। तो याद रखेंगे बगलिहार प्रोजेक्ट। बगलिहार प्रोजेक्ट जो है यानी परियोजना, बगलिहार प्रोजेक्ट यानी बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखेंगे चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, लेकिन बात कर ले थोड़ा सा झेलम नदी के ऊपर, तो झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तो झेलम नदी पर जो परियोजना है आपका तुलबुल परियोजना है। कौन सा परियोजना है? तो याद रखेंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको झेलम नदी पर है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है, राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो आपको याद रखेंगे राणा प्रताप सागर परियोजना और साथ ही साथ जवाहर सागर परियोजना। क्या याद रखेंगे? जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना ये दोनों कहाँ पे है? तो ये याद रखेंगे चंबल नदी पर है। कहाँ पे है? तो ये याद रखेंगे चंबल नदी पर। कौन कौन? राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन देगा कि कोल डैम परियोजना कहाँ पे है,
कोल डैम परियोजना कहाँ पे है? तो कोल डैम परियोजना जो है आपको सतलज नदी पर है। कौन सा नदी पर है? तो याद रखेंगे सतलज नदी पर है कोल डैम परियोजना, ठीक है। लेकिन बात कर ले तो थोड़ा सा 1948 का, थोड़ा सा रुक जाएंगे, जाएंगे नहीं, 1948 का बात कर लेते हैं। 1948 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थापित हुई थी, जो किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जिनकी शुरुआत कब होती है? तो जिनकी शुरुआत वर्ष 1948 में होती है, जरूर याद रखेंगे। आइए कंप्यूटर से क्वेश्चन दिया गया, कंप्यूटर से क्वेश्चन नंबर 12 में मिला पहला बार। चलिए क्वेश्चन क्या दिया? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का जो फुल फॉर्म होता है, पहले आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक वर्ड यूज करते हैं मोबाइल में, क्रोम यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। क्रोम में कभी भी जो डाटा है वो 2 MB से ज़्यादा वो ग्रहण नहीं कर सकता है। और याद रखेंगे क्रोम में जो भी आप URL पेस्ट करते हो या टेक्स्ट लिखते हो वो 2048 वर्ड से ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। यानी क्रोम का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वर्ड लेने का वो 2048 वर्ड होता है, यानी कैरेक्टर्स होता है, यानी लेटर्स होता है। और 2 MB इसकी कैपेसिटी होती है जो आप URL को पेस्ट करते हो। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ध्यान से डिस्कशन को सुनते रहें। लेकिन बात कर ले थोड़ा सा USB आप दिन रात करते रहते हैं, कोई कोई दोपहर में भी करता है, समझ रहे हो बातों को ना। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर फोकस करते हैं सर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1951 में किया गया था। और 1951 में जोड़ा गया था कौन सी अनुसूची? तो याद रखे रहेंगे 9वीं अनुसूची को सबसे पहले जोड़ा गया था। किस अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। अब कुछ लोग जानना चाहेंगे सर 9वीं अनुसूची में संबंधित किससे, यानी किसका जिक्र किया गया है? तो 9वीं अनुसूची जो है ना वो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे से संबंधित है? तो याद रखेंगे भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है, 9वीं अनुसूची, ठीक है। अब आइए बात कर ले तो थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर फोकस करते हैं सर। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम चलते हैं। आइए, नौकलेश्वर, क्या गजब का क्वेश्चन मिला है सर। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बाकी सब कुछ स्पष्ट तरीके से आएगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि नौकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आखिर ये उत्सव ही क्यों पूछा गया, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो नौकलेश्वर जो उत्सव है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे नौकलेश्वर उत्सव जो है वो किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा में पुरी पड़ता है, पुरी, और पुरी में कौन सा मंदिर है? तो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। और इसी से संबंधित है नौकलेवर उत्सव। अब बात कर लेते हैं नौकलेवर उत्सव में होता क्या है। तो जितने भी आपके पुराने मूर्ति हैं उस सबको बदल करके नया मूर्ति लाया जाता है। अब जितने भी पुराने मूर्ति हैं वो सबको बदल करके नया मूर्ति लाया जाता है, वही होता है नौकलेवर, जो कि उड़ीसा में राज्य में होता है। और ये भगवान जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। अब बोलिएगा कि नौकलेवर में जो पुरानी मूर्तियाँ थी, क्या हर एक साल, प्रत्येक साल, हर एक महीने, हर एक दिन कब चेंज होती? तो इसका कोई ना कोई प्रावधान तो होगा। तो हाँ, बिल्कुल प्रावधान है। ये हमेशा ऐसा या तो 8 वर्ष के बाद होगा, ध्यान रखेंगे, या तो 8 वर्ष के बाद होगा, या तो 11 वर्ष के बाद होगा, या तो आपको 19 वर्ष के बाद होगा। यही 3 केस चलते हैं यहाँ पे, एक सिस्टमेटिक ढंग से की जाती है, समझ सकते हैं। तो नौकलेवर उत्सव जो है वो उड़ीसा से, जिसमें पुरानी मूर्तियों को बदल करके नई मूर्तियां प्रतिस्थापित की जाती है, जो कि प्रत्येक 8 वर्ष पे या फिर 11 वर्ष पे या फिर 19 वर्ष पे, इसी में से किसी में। जैसे 2000 में हुआ तो हो सकता है कि अगला जो मूर्ति का प्रतिस्थापन किया जाएगा या तो 2008 में, या तो 2011 में, या तो 2019 में होगा, ठीक है। तो इसीलिए चर्चा में रहा, चूँकि इस वर्ष चेंज किया गया था, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में रहा था।
बात को समझ लिए। चलिए, इसके लिए एक खास दिन भी होता है, ये हमेशा आषाढ़ महीना में होता है। कौन से हिंदी महीने से? आषाढ़ महीने में होता है, और हमेशा 8 वर्ष, 11 वर्ष या 19 वर्ष पे किया जाता है। हमेशा ये याद रखेंगे, ये आषाढ़ महीने में होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पे मूर्ति बदली जाती है, नौ कलेवर उत्सव में जो मूर्ति बदली जाती है, वो याद रखेंगे, वो नीम की लकड़ी की मूर्ति होती है। वो नीम की लकड़ी की मूर्ति होती है। किसकी मूर्ति होती है? तो नीम की लकड़ी की मूर्ति होती है, यानी कि नीम के लकड़ी से बनाया जाता है मूर्ति, ठीक है। और जो जब नीम के लकड़ी से मूर्ति बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दारू ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, दारू ब्रह्म कहा जाता है उसको। बाकी एक उत्सव क्या कहलाता है? तो नौ कलेवर उत्सव कहा जाता है। बात को समझ लिए। नौ कलेवर उत्सव कहाँ संबंधित है? तो उड़ीसा से। दारू ब्रह्म किसे कहा जाता है? तो नीम के लकड़ी से जो मूर्ति बनाई जाती है और जो 9 कलेश्वर पर प्रतिस्थापित की जाती है, प्रत्येक 8 वर्ष, 11 वर्ष या 19 वर्षों के बाद में। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोग तो सामने नहीं बैठे हैं, हम तो फ़ोन के पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो जो भी डाउट होगा एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें कि गोदावरी नदी नासिक जिला के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी नहीं देता तो आप कर देते त्र्यंबक गांव की पहाड़ी भी कर सकते थे। बात करें गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ये डाटा याद रख सकते हैं अगर याद करने के कैपेबल हैं आप तो, ठीक है। आइए गोदावरी नदी के ऊपर फोकस करते हैं। सर, गोदावरी नदी पे और क्या क्या क्वेश्चन देता है? तो जो हमारा गोदावरी नदी पर क्वेश्चन देता है, पहला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। बाकी जनरली भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन है? तो भारत की जो दूसरी लंबी नदी है वो आपकी भारत की दूसरी नदी कौन सी है लंबाई के दृष्टिकोण से? वो आपको गोदावरी है। कौन सा है? गोदावरी है। बाकी सबसे लंबा नदी कौन सा है भारत में? तो याद रखेंगे, वो तो गंगा आप जानते ही हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के दृष्टिकोण से गोदावरी सबसे ज़्यादा लंबी हो जाती है। बात कर लेते हैं गोदावरी नदी को, तो याद रखेंगे, इसे गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा के अलावा इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को, ठीक है। जैसे गोदावरी की कुछ सहायक नदियां भी है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, ये सभी क्या हैं? ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। बात कर ले सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी हमने बता दिया, गंगा नदी है। और याद रखेंगे, यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे, गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे, यमुना है। अब बात कर लेते हैं कि यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना जो निकलती है यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, सर क्या दिया गया है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। और गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो याद रखेंगे, चंबल नदी पर है। कहाँ पे है? तो याद रखेंगे, ये चंबल नदी पर है, ठीक है। अगर बात करें हम राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में जो है वो रावत भट्टा में जो चंबल नदी है वो राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। रावत भट्टा में जो चंबल नदी है उस पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। लेकिन बात कर लें जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो जवाहर सागर परियोजना अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया, ये आपका चंबल नदी पर है। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो आपको टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। फ्रेंड्स, सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक ना, एक दूसरे के पास में इसे ज़रूर पहुँचाए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। मेरे डिस्कशन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन देता है कोसी प्रोजेक्ट के बारे में। कोसी प्रोजेक्ट के बारे में एक और क्वेश्चन देता है। क्या देता है कि कोसी प्रोजेक्ट किन दो देश का मतलब कि संयुक्त प्रोजेक्ट है?
तो याद रखेंगे भारत और नेपाल का है। कहाँ कहाँ का है, तो याद रखेंगे भारत और नेपाल का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है, भारत और नेपाल का जो कोसी है। याद रखेंगे कोसी को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर फोकस करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया सर, कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो कराने वाले शासक थे उनका नाम क्या था, अशोक नाम था। क्या नाम था, अशोक नाम था। आइए भरपूर डिस्कशन करते हैं इसका कि सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखेंगे वो एमपी में है। कहाँ पे सर जी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। और सांची का जो स्तूप है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ये जो है सांची का स्तूप वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है, लेकिन किस काल में बना था, तो याद रखेंगे ये शुंग काल में बना था। शुंग काल में सांची का स्तूप आपका बना था। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते थोड़ा सा कि जो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद का निर्माण किया गया था, जो पाटलिपुत्र में राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था, राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था, वो किसका बना था, तो ये जो बना था वो लकड़ी का बना था। किसका बना था, लकड़ी का बना था। किसका बना था सर जी, ये लकड़ी का बना था। बात कर लेते बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के ये पिता थे। चाणक्य का नाम क्या था, तो चाणक्य का जो नाम था वो इसी से संबंधित है, इसलिए बता देते हैं। चाणक्य का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था या कौटिल्य कह सकते हैं, जो कि उसी गोत्र का था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं सर कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम जो था वो क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति था। क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। ये याद रखेंगे। कब हुआ था, तो 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। सॉरी, ये तो दूसरा हुआ था, ये तो दूसरा हुआ था। अच्छा, दूसरा देखो, ये पोखरण परमाणु जो हुआ था उसका ऑपरेशन शक्ति था, ये तो बात सही है। और जो किया गया था पोखरण में किया गया था वो 1998 में किया गया था। याद रखेंगे, पोखरण में किया गया था 1998 में, जबकि स्माइलिंग बुद्धा जो है वो 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था। तो हम छांट सकते हैं कि पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में हुआ था। और दूसरा जो था वो ऑपरेशन शक्ति, जिसका कब हुआ था, 1998 में हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, इसका कोड वर्ड था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ से एक और लास्ट क्वेश्चन का कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर ये वर्क करती है, तो याद ध्यान रखेंगे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर वर्क करती है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर ये वर्क करती है परमाणु बम, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि अकबर कब सम्राट बना था। तो अकबर जो सम्राट बना था वो याद रखेंगे 1556 में सम्राट ये बना था अकबर। बाकी अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। कब से, तो 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो याद रखेंगे अकबर का राज्याभिषेक जो है जब सम्राट बनेगा उसी समय राज्याभिषेक होगा, यानी 1556 में होगा। और लेकिन अकबर की मृत्यु कैसी होती है, तो याद रखेंगे पेचिश रोग के वजह से होती है। किस रोग से होती है, पेचिश रोग से होती है। याद रखेंगे 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है पेचिश रोग के कारण। लेकिन अकबर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, कश्मीर के अमरकोट के वीर साल महल में हुआ था। वीर साल महल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वीर साल महल में हुआ था, 1542 में हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। ठीक है, चलो अब यहाँ से अकबर की 2 और चर्चाएं हैं, इसके बाद हम सबको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में हम देख लेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अकबर की 2 चर्चाएं क्या क्या है। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, तो अकबर ने दास प्रथा का जो अंत किया है वो 1562 में किया है। और जबकि अकबर ने तीर्थ कर को कब समाप्त किया, तो 1563 में इन्होंने तीर्थ कर को समाप्त किया। ये याद रखेंगे, तीर्थ कर एक बार और बताए थे, तीर्थ कर 63 में, और ये 1562 में क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन था। क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन था। जबकि 1564 में क्या किए थे इन्होंने, तो 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। किसका समापन किया था, जजिया कर को समापन किया था। आइए लास्ट क्वेश्चन यहाँ का देख लेते हैं। यहाँ से फिर जो भी बची हुई है हम उसको डिस्कशन ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कर लेंगे कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे। तो राजा रवि वर्मा जो थे एक प्रकार का चित्रकार थे।
क्या थे? एक प्रकार का चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर फोकस करते हैं कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो आखिरकार उन्होंने दबाया था जो था वो 1857 के बाद 1859 में उसने दबाया था। ये बातें जरूर ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर फोकस करते हैं सर कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? आरटीआई अधिनियम जो है वो अक्टूबर 2005 में ये प्रभावी हुआ। अगर आप फुल क्वेश्चन का डिस्कशन चाहते हैं तो फुल क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर पेन करें, ठीक है। हम आपके कमेंट बॉक्स का चेक करेंगे, उसको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कैसा डिस्कशन चाहते हैं। मुझे लगा कि ऐसा भी करना चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीमेंट में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं? तो याद रखेंगे मलाला यूसुफजई जो है वो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज उन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन जो है कहा जाता है कि वर्ष 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? हाँ, कहाँ फहराया गया था? तो याद रखेंगे ये कोलकाता में फहराया गया था। याद रखेंगे कब? तो कोलकाता के पारसी बागान चौक पे 1906 में फहराया गया था, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्या दिया गया है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम उच्च न्यायालय थे वो याद रखेंगे कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में ये स्थापित किया गया था। और याद रखेंगे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजाह इम्पे थे। कौन थे? एलिजाह इम्पे थे। ये बातें जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर फोकस करते हैं सर कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन है वो वर्ष 1924 में किया गया। सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। बाकी और सारे लोग थे लेकिन सचिंद्रनाथ सन्याल जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आइए 27 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं और करते करते हम आज के सेट को समाप्त करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंचने के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्यान था वो कृषि क्षेत्र पर था। किस पर था? तो कृषि क्षेत्र पर था। ये बातें जरूर ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो याद रखेंगे तमस के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भीष्म साहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी हैं? तो टोटल हैं आपके पास 15, जिसमें 5 आपके पास क्या है? 5 जो है परमानेंट यानी अस्थायी हैं और 10 आपके पास क्या है? अस्थायी यानी अस्थायी पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 10 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आज के सेकेंड लास्ट के ऊपर बढ़ते हैं सर। थोड़ा सा रुक जाएंगे सर, थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है सर? 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है वो वर्ष 1928 में भारत आया था। कब आया था? भारत वर्ष 1928 में आया था। और क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया कि भारत का सबसे बड़ा ऑक्साइड भारत में किस राज्य में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऐसा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बॉक्साइट, ठीक है, जो कि भारत का एक राज्य है। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन ये रहा सर कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में से किस वर्ष में भाग लिया था? तो पहली बार भाग जो लिया था भारत ने वो पूरी 1900 में भाग लिया था। और याद रखेंगे आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। जबकि भारत ने पहला बार स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में कब जीता? तो 1928 में जीता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आज की डिस्कशन कैसी लगी? एक लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा, हम बोलना ना पड़े इसलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो 5 मित्रों के पास इसे ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए थैंक यू सो मच। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके टेलीग्राम को PDF गेन कर सकते हो और पहले टेस्ट लगा सकते हो। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी तरह से इसी डिस्कशन के साथ। और जो भी लगे आपको सुझाव लगे, सलाह लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार मेंशन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।